नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स नियमों को आसान बनाने के लिए एक बार फिर हाजिर है हम। मन में टैक्स से जुड़ी कोई उलझन हो या रिटर्न भरने में आप कहीं अटक रहे हो तो हम करेंगे आपकी मदद। और आज आपकी समस्या को सुलझाने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। और इनके लिए हमारे पास वो ढेरों सवाल है जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आज के शो में किन खास मुद्दों पर रहेगी हमारी नजर। क्या होते हैं ई रिटर्न इंटरमीडियरीज और कब पड़ती है इनकी जरूरत। जानिए सेक्शन 80 जीजी के तहत एचआरए की छूट क्लेम करने के लिए क्या होती हैं शर्तें और रिटर्न में खुलासे के लिए किस कीमत पर होगा पुश्तैनी जमीन का वैल्यूएशन। ये सारी काम की बातें हम आप तक लेकर आए हैं। लेकिन अब रिटर्न भरने का समय करीब आ रहा है। सभी तैयारी करें कि उन्हें रिटर्न भरना है और ऐसे में आपकी मदद करते हैं ई रिटर्न इंटरमीडियरीज। लेकिन ये क्या होते हैं और कैसे पहचान करें कि कौन सही है कौन गलत, यही सवाल रखते हैं शरद के सामने। शरद, ई रिटर्न इंटरमीडियरीज ये कितने सहायक हो सकते हैं और कैसे पता करें एक टैक्स पेयर की हाँ इनका हाथ थामना सही रहेगा रिटर्न भरने के लिए। जी हाँ प्रियंका, देखिए जब पहले रिटर्न फाइल करने के लिए कोई मदद मांगता था तो वो किसी सीए से या किसी लॉयर के ऑफिस जाके और अपना करता था। जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से सब इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, तो ई इंटरमीडियरीज बन गए हैं। तो एनएसडीएल क्या करता है, जो कि सारा इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करता है साइट का इलेक्ट्रॉनिकली, उसने कुछ लोगों को अपने यहां मान्यता दी हुई है कि वो एक इंटरफेस बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बनाकर वो करदाताओं का रिटर्न फाइल में मदद कर सकते हैं। अब ये इंटरफेस जो है वो अपना एक अलग सॉफ्टवेयर बना के भी कर सकते हैं या आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेके वो सीधी अपलोड भी कर सकते हैं। तो कौन लोग हो सकते हैं इंटरमीडियरीज, पहले ये जान लेते हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, वो कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं, वो लॉयर्स हो सकते हैं, कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी मान्यता दी गई है। तो ये लोग कुछ इकट्ठे होकर या कोई इंडिविजुअल नाम से ई इंटरमीडियरी बन सकता है। अब आपने दूसरी बात पूछी कि ये असली है या नकली है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो इसको पता लगाना प्रियंका को बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई भी करदाता एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर, और वेबसाइट पे एक बटन होता है जहां पर लिखा होता है सर्विसेज, उसको वो प्रेस करेगा। जैसे ही सर्विसेज प्रेस करेगा नीचे लिखा आ जाएगा ई इंटरमीडियरी। उस ई इंटरमीडियरी पे आप प्रेस करें, वहां लिखा आ जाएगा डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड दबाएंगे सारे के सारे ई इंटरमीडियरीज की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट में है, जिसकी आप सेवा लेना चाहते हैं, आप देखिए उसका नाम वहां है कि नहीं है। उनको बकायदा प्रियंका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और उनकी मान्यता का सर्टिफिकेट उनके पास होता है। तो ये करदाता देख सकता है। इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें प्रियंका आई कि कुछ लोगों ने रिटर्न फाइल करी और वो रिटर्न डिपार्टमेंट तक पहुंची ही नहीं। तो ये करदाता लॉगिन करके देख सकता है मेरी रिटर्न फाइल भी हुई है कि नहीं हुई, या कुछ गलत इंफॉर्मेशन चली गई। तो इसलिए करदाताओं को यह सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि जिस भी ई इंटरमीडियरी की आप हेल्प ले रहे हैं वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए और आपके आंकड़ों को सही सलामत अपलोड कर दे। बिल्कुल, तो हेल्प लीजिए ई इंटरमीडियरीज की। लेकिन जरूर ख्याल रहे कि आप एनएसडीएल में जाके चेक कर लें अगर आपके मन में कुछ भी शुबा या शक हो रहा हो तो। अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवाल की तरफ और जयपुर के करण अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली आपकी मदद करेंगे, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम एंड शरद बाबू, मैं एनआरआई हूँ और मैं जयपुर में एक लैंड खरीदना चाहता हूँ। मेरी वाइफ एनआरआई नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपनी सेविंग अकाउंट से और मैं अपना एनआरआई अकाउंट से पेमेंट करके लैंड खरीद सकते हैं क्या? देखिए करण जी, अगर तो एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप एज एन एनआरआई बाहर विदेश से एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर निषेध है। परंतु आपकी पत्नी जो है, आपने पूछा, उनके पास वो इंडिया में ही रहती हैं, वो इसको अवश्य खरीद सकती हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे संबंधित आप कुछ और जानना चाहते हैं? एग्रीकल्चर लैंड नहीं, मतलब रहने लायक आवासीय लैंड। हाँ, आप अगर रेजिडेंशियल लैंड खरीदना चाहते हैं वो आप अवश्य खरीद सकते हैं। करण, दोनों आदमी मिलके खरीद सकते हैं क्या? जी हाँ, दोनों मिलकर खरीद सकते हैं। आप ज्वाइंट नेम में ले सकते हैं, आप अलग अलग नाम से भी ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं इंडिविजुअल रूप में पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंने ले रखा है और मैं अपना रिटर्न टाइम पे भरता हूँ। और इसके अलावा मेरा एक एचयूएफ अकाउंट भी है जिसका भी मेरा पैन कार्ड सेपरेट है। लेकिन उस आधार कार्ड पे बनाने के लिए गए तो उन्होंने आधार कार्ड इस बेस पे डिनाई कर दिया कि एचयूएफ का आधार कार्ड नहीं होता है।
जबकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, तो मैं अब एचयूएफ की रिटर्न फाइल कैसे करूं? करण जी बहुत अच्छी इन्होंने बात पूछी। देखिए प्रियंका, जो एचयूएफ और कंपनीज हैं उनके तो आधार कार्ड नहीं होते हैं, तो जो लिंकिंग अभी सरकार ने मैंडेटरी करी है, तो भला अब ये लोग कैसे लिंकिंग करें? तो एचयूएफ को करण जी लिंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। उंगली जाती है ना उसमें बायोमेट्रिक में, तो एचयूएफ की कंपनी की तो कोई उंगली ही नहीं होती, तो इसी से पता लगता है कि उनको लिंकिंग जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिवम गर्ग शेयर ट्रेडिंग करते हैं शिवम, और इस ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ साथ इंट्राडे गेन्स भी इन्हें होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इंट्राडे गेन्स को क्या शॉर्ट टर्म गेन में जोड़कर ही रिटर्न फॉर्म में दिखाया जाए या कोई दूसरा तरीका भी है इनके लिए? प्रियंका, आपने बताया कि शिवम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अगर मैंने ठीक सुना तो देखिए जो ट्रेडिंग करता है ना, उसका ये बिजनेस बन जाता है। उसका ये फिर नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने शेयर्स लिए प्रियंका, और आपने कभी लिए और उसको बेच दिया, खरीद दिया, तो आपका वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बनेगा। परंतु जो ट्रेडिंग कर रहा है उसका तो ये बिजनेस ही बन गया। तो जिसका ये बिजनेस बन जाता है वो एक आम बिजनेसमैन की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और उसमें अपना प्रॉफिट फाइल करे। आपने इंट्राडे गेन का पूछा, तो इंट्राडे गेन भी उसके प्रॉफिट में ही चला जाएगा और एक आम बिजनेसमैन की तरह वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो शिवम ने खुद कहा कि वो ट्रेडिंग करते हैं तो बिजनेस माना जाएगा ये इनका। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुनील एलानी जी का ईमेल आया है। सुनील ने पिछले साल सीए की सलाह के बाद अपने अकाउंट ऑडिट कराए थे। इन्हें इनकम टैक्स विभाग से फॉर्म 61A के संबंध में ईमेल मिले थे। सुनील जानना चाहते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ये जो 61A के जरिए के लिए जो पूछताछ की जा रही है, तो अगला स्टेप क्या हो इनका? जी हाँ सुनील जी, आपके पास ये जो प्रियंका जो भी लेटर आता है ना डिपार्टमेंट से, मैं उसको प्रेम पत्र कहता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर वार्तालाप शुरू हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है। ये जो ईमेल आई है 61A की, इसका नाम पहले होता था एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट AIR, जो कि कुछ एजेंसीज को प्रियंका फाइल करनी होती थी। उसका नाम बदल के अब SFT कर दिया गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किन किन को करनी होती थी? बैंक्स को करनी होती थी, रजिस्ट्रार को करनी होती थी, म्यूचुअल फंड की जो AMCs होती थी उनको करनी होती थी। खैर हम वो लिस्ट नहीं गिनवाते। तो आपके पास आया और आपकी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट करने वाली इनकम नहीं है, ये 61A प्रियंका अब एप्लीकेबल कर दिया गया है उन बिजनेसमैन को जिनको टैक्स ऑडिट होता है, मतलब जो 44AB में ऑडिट कराते हैं, और प्रोफेशनल्स को भी। तो अगर सुनील जी आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि उसमें रिपोर्ट करने लायक है, तो आप केवल निल करके और उसको फाइल कर दें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु इस ईमेल का ये जवाब नहीं दे सकते, ये इनको जाके अपलोड करना पड़ेगा या इसको फिजिकली अपने वार्ड में जाकर फाइल करना पड़ेगा। अगला सवाल जोहेर खेरीवाला का। ये अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4S में भरते आए हैं, जो अब बदलकर ITR 4 हो गया। तो जोहेर ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस साल म्यूचुअल फंड में निवेश किया इन्होंने, जिस पर उन्हें कैपिटल गेन होने की उम्मीद है। जोहेर जानना चाहते हैं कि क्या वो ITR 4 में ही अपना रिटर्न फाइल करेंगे या इनके लिए रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए जो लोग 4S का प्रियंका बेनिफिट लेते हैं वो सुगम में आते हैं। सुगम का मतलब है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम जो सरकार की है उसमें फाइल कर रहे हैं, अर्थात कि 1 करोड़ से कम आपकी आय पिछले साल थी, इस साल वो लिमिट 2 करोड़ कर दी गई है, तो आप एक मुश्त टैक्स भर सकते हैं। 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करें और उसके बाद आराम से सो जाएं। डिजिटल है तो कुल 6% फाइल करें। परंतु अब आपको उसमें उस फॉर्म में ना प्रियंका कैपिटल गेन का कहीं कॉलम नहीं है, इसीलिए प्रश्न उठा है। तो अब इनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करें कि कैपिटल गेन को छोड़ दें? ये नहीं हो सकता, आपको इनकम तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो आप फॉर्म 4 की जगह फॉर्म 3 उठाएं। फॉर्म 3 उठाएंगे प्रियंका, उसमें कॉलम नंबर 53 है। 53 में जाएं, वहां पर लिखा हुआ है कि उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किताबें मेंटेन नहीं करी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वहां पर आप भर दें। वहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल्स और अपने एक्सपेंडिचर भर दें और फॉर्म 3 भर के कैपिटल गेन भी डिक्लेयर करें और आप 44AD में प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट भी बाकायदा लें। तो जोहेर बिल्कुल आपको सही लग रहा था, आपका फॉर्म बदल गया है। फॉर्म नंबर 3 में आपको रिटर्न फाइल करना है, कॉलम नंबर 53 का ख्याल रहे। और अब दूर करते हैं महेंद्र जी की परेशानी। इनकी सैलरी इनकम है 7 लाख रुपए। इन्होंने अपनी पत्नी के इलाज पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इस खर्च पर किसी तरह की टैक्स छूट का फायदा इन्हें मिल पाएगा? हाँ महेंद्र जी, अगर आपने इतना बड़ा अमाउंट, पहले तो हम इनकी पत्नी की जो स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इतना बड़ा अमाउंट इनको खर्च करना पड़ रहा है। देखिए इसके लिए नियम ये है कि आपको जो सेक्शन 17 में या जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो आपने खर्चा किया है,
उसका 15,000 तक सेक्शन 17 में आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यह कि आप एक सेक्शन 80DDB है प्रियंका, उस 80DDB के अंतर्गत ये 40,000 रुपए तक बेनिफिट ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो 60,000 से ले सकते हैं, परंतु वो कुछ बीमारियों के लिए है। कुछ बीमारियों का मैं नाम गिनवा देता हूं, हालांकि बीमारियों का नाम लेते बहुत अच्छा नहीं लगता है। कैंसर है, एड्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें से कुछ बीमारियां हैं जो आप सर्टिफिकेट लेके बेनिफिट ले सकते हैं। परंतु प्रियंका, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर ये 80DDB का बेनिफिट ले रहे हैं और 15,000 रुपए तक की लिमिट जो सेक्शन 17 में दी गई है उसको भी अपील कर रहे हैं, तो 80DD में से वो घटा दिया जाएगा। मतलब जो मान लीजिए 40,000 है, 15 ले चुके हैं, तो उसमें से घटा के टोटल इनको 40 ही मिलेगा, या सीनियर सिटीजन है तो 60 मिलेगा। हम इनकी पत्नी की जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद बताएंगे अगर सेक्शन 80GG के तहत HRA की छूट क्लेम करना चाहते हैं तो किन शर्तों का आपको ख्याल रखना होगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। रहिए हमारे साथ, बचाइए अपना टैक्स और समझिए टैक्स नियमों को। और आज एक ऐसा ही नियम समझते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से। 80GG के तहत HRA की छूट क्लेम करने के लिए किन शर्तों का ख्याल रखना होगा? प्रियंका, इसमें 80GG जो है ना, इसको मैं बोलता हूं कि किराए के जी में जी। क्या किराए के जी में जी? किराए के घर में गुजर। पर ये HRA के लिए प्रियंका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि HRA जिसको मिलता है वो सेक्शन 1013A में बेनिफिट लेता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको HRA नहीं मिलता है, परंतु फिर भी वो किराए के मकान में रहते हैं। तो अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप किराया दे रहे हैं, तो आप 3 चीजें अपने सामने लिस्ट कर लीजिए। कौन सी 3 चीजें? जो आपने किराया दिया है और आपकी 10% ऑफ टोटल इनकम का डिफरेंस एक तरफ रख लीजिए, 5,000 रुपए पर मंथ प्रियंका दूसरी तरफ रख लें, और तीसरी तरफ में 25% ऑफ टोटल इनकम एक तरफ रख लें। इन तीनों में से जो सबसे कम है उसकी ये सेक्शन 80GG में बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ उन व्यक्तियों को नहीं मिलता जो अपने स्पाउस के मकान में, पति या पत्नी के मकान में रहते हैं, या किसी माइनर चाइल्ड के मकान में रहते हैं, या HUF जहां से कोई बिजनेस चलाया जा रहा हो उसमें रहते हैं। उसके अलावा सभी व्यक्ति इसको ले सकते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं प्रियंका, वो भी इसको ले सकते हैं। जिनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है वो भी इसको ले सकते हैं। इसको थोड़ा उदाहरण के साथ समझते हैं शरद, क्योंकि इससे जुड़ा एक सवाल भी आया हमारे पास। गौरव ढिंगरा जी का ये सवाल आपके सामने रखते हैं। ये एक PSU में काम करते हैं, लेकिन कंपनी से HRA इन्हें नहीं मिलता, जैसा कि आप बता रहे थे, और ये किराए के घर में रहते हैं। इनके नाम पर कोई घर नहीं है, इन्हें कंपनी ने लीज डीड रीइंबर्समेंट के तौर पर किराए का कुछ हिस्सा दे रही है। गौरव जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें चुकाए गए किराए पर सेक्शन 80GG का फायदा मिलेगा? क्या ये फिट बैठते हैं इस कैटेगरी के फायदा उठाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, क्योंकि गौरव को अब 80GG लेना है और HRA नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए कंपनी उनको लीज डीड रीइंबर्समेंट दे रही है। तो प्रियंका, जो लीज डीड रीइंबर्समेंट होता है ना, वो एक तरह का परक्विजिट होता है। तो परक्विजिट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसमें गौरव क्या कर सकते हैं कि परक्विजिट टैक्सेबल ले, परंतु 80GG में जो मैंने 3 कंडीशंस अभी बताई हैं कि 25% ऑफ टोटल इनकम, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम, या 5,000 रुपए प्रति माह, इन तीनों में से जो सबसे कम है उसको आप अपने लीज डीड रीइंबर्समेंट में से डिडक्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं। और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय कुमार सेठी, गाजियाबाद के हैं। सेठी साहब नमस्ते। सेठी जी बताइए, क्या दिक्कत आ रही है टैक्स को लेकर? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरी ये प्रॉब्लम यह है कि मैं 8 साल UAE में रहने के बाद इंडिया वापस आ गया था मार्च 16 में। तो उसके बाद मेरा स्टेटस तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, लेकिन अब मेरे को मई में कुछ वहाँ से सर्विस बेनिफिट मिले, जो कि मैंने बाद में इंडिया में ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने ये पता करना कि सर्विस बेनिफिट मेरे को मिले हैं, क्या वो टैक्सेबल आएंगे या सेविंग इनकम में आएंगे? सेठी साहब, आप वापस आ गए, पहले तो हमें खुशी है कि आप अपने देश वापस आ गए। देखिए, जो आपको सर्विस बेनिफिट्स मिले हैं वो भारत में आने के बाद मिले हैं। तो प्रियंका, क्या होता है कि जब ये इन्होंने कहा 8 साल रहे तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन बन गए। जब आप इंडिया में आते हैं तो कुछ समय तक कुछ कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आप, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तो ये RNOR कैटेगरी में आते हैं। तो RNOR वालों के लिए नियम क्या है कि जो उनकी विदेशी आय है वो फिर भी एग्जेम्प्ट रहती है जब तक वो RNOR रहते हैं। तो सेठी साहब, आपने जो सर्विस बेनिफिट्स भारत में आने के बाद मिले,
अगर आपकी कंपनी ने सीधा आपके इंडिया के अकाउंट में वो सर्विस बेनिफिट्स रेमिट कर दिए हैं, फिर तो जो नियम है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया या रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब अगर भारत में इनकम आती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। परंतु आपके दुबई के अकाउंट में ये पैसा आया है, वहां से आपने रेमिट किया है, फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, भारत में आया है तो फिर आपको थोड़े दिन और वहां शायद रुक जाते तो एग्जेम्पशन मिल जाती, पर वहां आया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल पलाश सेन का है। लंदन में पिछले 10 महीने से पलाश रह रहे हैं। इनके भारत में 2 घर हैं और दोनों किराए पर इन्होंने दिया हुआ है। पलाश जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें भारत में टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। पलाश, आप लंदन में रहते हैं और 10 महीने से आपने कहा लंदन में रह रहे हैं, तो आप शायद एनआरआई हो गए हैं। सारी कंडीशंस हम अप्लाई करके देखें तो शायद ये हो गए होंगे। परंतु एनआरआई की भी जो भारत में इनकम है, आपने कहा आपके 2 घर हैं, दोनों घर किराए पे दिए हुए हैं, तो दोनों घर का किराया आता है, दोनों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा के आपको बाकायदा यहां पर रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी और उस पर जो टैक्स बनता है वो भी देना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, अभी लौट रहे हैं वापस और ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में खुलासे के लिए पुश्तैनी जमीन का वैल्यूएशन किस कीमत पर किया जाएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ, बचाइए अपना टैक्स। और अब दूर करते हैं अपने दर्शकों की परेशानी, शामिल करते हैं अवधेश प्रताप जी के ईमेल को। अवधेश जी को कारोबारी साल 2016-17 में 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हुई है। अवधेश जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन सा रिटर्न फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। साथ में इनका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या इन्हें इस रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी का खुलासा करना होगा, और अगर हाँ तो इनके पास है खेती की पुश्तैनी जमीन और असमंजस में है कि इसका वैल्यूएशन ये किस कीमत पर करें। देखिए अवधेश की पहले तो आय बढ़ी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। प्रियंका, अच्छा नहीं है देश के लिए भी, अवधेश के लिए भी और टैक्स गुरु के लिए भी कि ये आय बढ़ रही है। तो पहले आपको फॉर्म इस्तेमाल करना होगा अवधेश। अगर आपकी बिजनेस से वो 50 लाख इनकम है तो आप फॉर्म 3 करेंगे, अगर बिजनेस से नहीं है तो आप फॉर्म 2 करेंगे। दूसरा, आपने पूछा कि जो जमीन जो प्रॉपर्टी है उसका आप खुलासा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका ने खुलासा कहा, बिल्कुल खुलासा आपको करना पड़ेगा। 50 लाख से ऊपर जिसकी भी आय है तो एक नया शेड्यूल AL बनाया गया जिसमें आपको अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी हो गई हैं, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तीसरी, आपने पूछा कि इसकी वैल्यूएशन किस बेसिस पे करी जाएगी। तो प्रियंका, जब ये जमीन जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो जब पुश्तैनी लैंड होती है, इनको अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, परदादाजी से या पीछे से चली आ रही है, तो उसकी कीमत, क्योंकि इनको तो वो इनहेरिटेंस में मिल गई, तो उसकी कीमत एक इनकम टैक्स में सेक्शन है प्रियंका 49(1). तो 49(1) के अनुसार आपको जो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर है, मतलब जो आपके पिताजी दादाजी को वो कीमत पड़ी थी, वो कीमत मान ली जाएगी। मान लीजिए प्रियंका उस कीमत का आज हमें मालूम ही नहीं है कि वो कितनी थी, तो उसमें फिर नियम यह है कि 31 मार्च 2017 को जो भी उसकी वैल्यूएशन आती है, जिसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, वो वैल्यू आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। पर सिर्फ खुलासा ही करना अवधेश, और कुछ आपको नहीं करना है, जमीन तो आपको मिली गई है। अगला सवाल चंडीगढ़ से रोहित जी का है। इनकी मां को साल 2011 में ड्रॉ के जरिए जयपुर में जमीन मिली थी, जिसका 20% उन्होंने अपनी तरफ से चुकाया था। बाकी 80% के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसमें रोहित भी को एप्लीकेंट रहे थे और EMI वही चुका रहे हैं। रोहित जानना चाहते हैं कि क्या ये जमीन बेनामी एक्ट के दायरे में तो नहीं आ जाएगी। हाँ प्रियंका, देखिए ये बेनामी एक्ट ने आजकल बड़ी हलचल मचाई हुई है, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, सरकार भी बहुत सख्ती कर रही है। और प्रियंका, इस बेनामी एक्ट को ना आयकर विभाग ही एडमिनिस्टर कर रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी माता जी के नाम जो जमीन थी उसमें अपना नाम जुड़वा दिया है। तो बेनामी एक्ट तो यही कहता है कि आप अगर अपनी ली हुई प्रॉपर्टी किसी और के नाम ले लेते हैं तो बेनामी एक्ट बीच में आ जाता है। तो इसमें क्योंकि माता जी के साथ है तो बेनामी एक्ट माता जी में नहीं आता। माता जी ने ही तो आपको नाम दिया है, तो आपको नाम दिया है तो आप बेनाम कैसे हो जाएंगे। तो उसमें कुछ रिलेटिव्स के लिए एग्जेम्पशन है प्रियंका, माता पिता और स्पाउस हो, ऐसे कुछ रिलेटिव्स की लिस्ट दी हुई है, तो माता जी उसमें आती हैं। आप बाकायदा EMI दीजिए। दूसरी बात प्रियंका ये EMI भी तो दे रहे हैं, तो बेनामीदार जो होता है ना वो तो कुछ पे नहीं करता है, उसके लिए तो फ्री हो जाता है। आप पे भी कर रहे हैं और आपकी माता जी है तो बेनामी आपके ऊपर नहीं आता।
आराम से आप इस प्रॉपर्टी का आनंद ले सकते हैं। तो रोहित को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ शरद, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए टैक्स गुरु में। अब हमें दीजिए इजाजत, आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, SMS के जरिए आप भेज सकते हैं अपने सवाल। 51818 है हमारा नंबर, या फिर ईमेल कीजिए tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें जरूर भेजें, ताकि अगर सवाल से जुड़ी कोई क्लैरिटी हमें चाहिए हो तो हम आपसे संपर्क कर सकें। दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।